हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो टॉपिक है वो ऑर्थोपेडिक्स का इवालुएशन ऑफ चाइल्ड है। हम कैसे, अगर किसी चाइल्ड को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे इवालुएट करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमें इवालुएशन के लिए क्या क्या चाहिए। डिटेल हिस्ट्री चाहिए, उसके बाद उसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम को जानने के लिए। और क्या क्या चाहिए, तो चाइल्ड का फैमिली हिस्ट्री भी चाहिए, कुछ कुछ जो होता है वो जेनेटिक होता है। उसके साथ अप्रोप्रिएट रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन जैसे एक्सरे, ये सब लेबोरेटरी टेस्टिंग, ये सब भी क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हिस्ट्री, जो कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री होता है ना, वो डिपेंड करता है प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल पीरियड पे। प्रीनेटल हिस्ट्री कहने का क्या मतलब है कि इसमें क्या होगा, तो मैटरनल हेल्थ इशू होगा। जैसे कि प्रीनेटल कहने का क्या मतलब, नेटल मतलब बर्थ, बर्थ से पहले। उसके बाद क्या था, पेरीनेटल, बर्थ के दौरान। अब सोचिएगा कि बर्थ के दौरान कैसे कोई बीमारी हो सकता है, तो कोजेनाइटल तो बर्थ के दौरान ही होता है, जैसे चोट लग गया, कहीं फंस गया, यही सब होता है। पोस्टनेटल मतलब कि बर्थ के बाद। तो प्रीनेटल में हम देखते हैं मैटरनल हेल्थ इशू, जैसे कि माँ स्मोकिंग करती है कि नहीं, वो पहले विटामिन लेती थी कि नहीं, कोई ऐसा ड्रग यूज करती है जिसके जो हानिकारक होता है, अल्कोहल कंजप्शन, डायबिटीज, रूबेला तो नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सब मेनली प्रीनेटल हिस्ट्री में हम देखते हैं। चाइल्ड्स प्रीनेटल और पेरीनेटल हिस्ट्री इंक्लूड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी, कितना प्रेगनेंसी का लेंथ था, लेंथ ऑफ लेबर, कितना लेंथ था लेबर का, किस टाइप का लेबर था, इंड्यूस्ड या स्पॉन्टेनस, प्रेजेंटेशन क्या था फीटस का, ठीक है, क्या डिलीवरी के समय फीटस स्ट्रेस में था, क्या ऑक्सीजन सही मिल रहा था डिलीवरी के समय, बर्थ का लेंथ क्या था, वेट क्या था, अपगार स्कोर सही था कि नहीं था, मसल टोन बर्थ के समय में कैसा था, फीडिंग हिस्ट्री कैसा है, पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब मेनली पेरीनेटल हिस्ट्री में आता है। ओल्डर इन्फेंट में और यंग चिल्ड्रन में मेनली जो इवैल्यूएशन किया करते हैं, वो क्या का इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें हम करते हैं मेनली डेवलपमेंटल माइलस्टोन का। डेवलपमेंटल माइलस्टोन में हम क्या देखते हैं, पॉस्चर कैसा है, लोकोमोशन चल पा रहा है कि नहीं, डेक्स्ट्राइटिज, सोशल एक्टिविटी और स्पीच देखते हैं, ठीक है। और क्या क्या देखेंगे, तो ऑर्थोपेडिक क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स क्वेश्चन मेनली फोकस करता है ज्वाइंट, मस्कुलर्स, मसल्स, अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन मसल। अब अपेंडिकुलर और एक्सियल मतलब हाथ पैर को ही कहा जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि एक्सियल में क्या आ जाएगा, स्कल आ जाएगा, रिब्स आ जाएंगे, अपेंडिकुलर में अपर लिम्स, लोअर लिम्स आ जाएगा, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री कोई हेरिटेबल डिसऑर्डर तो नहीं है, और मेनली ये सब चाइल्ड के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ये सब पूरा पूछा जाता है। इसके बाद हम क्या पूछेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके पहले हम जानते हैं कि जो इन्फॉर्मेंट है ना, उसमें कैसा, जो पेशेंट आया उसमें कैसा पेन और उससे रिलेटेड कैसे सिम्टम होंगे, जो चीप कंप्लेन होगा ना वो कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें हम जो लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, लोकेशन, पेन कहाँ पर हो रहा है, टारगेट एरिया के बारे में पता करेंगे। उसका पेन का इंटेंसिटी करेंगे स्केल के बेसिस पे 1 से 10, ठीक है। क्वालिटी, कैसा पेन है, ट्यूमर पेन मेनली क्या होता है, अनरिलेंटिंग होता है, प्रोग्रेसिव होता है, और वो मेनली नाइट में आता है। पेन जो नाइट में आता है वो मेनली सजेस्ट करता है ऑस्टियोड ऑस्टियोमा। याद रखिएगा, पेन जो नाइट में आता है वो मेनली ट्यूमर को रिप्रेजेंट करता है, और वो मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो ऑस्टियोड ऑस्टियोमा। पेन अगर इन्फ्लामेशन से आएगा या इन्फेक्शन से आएगा तो वो कंटिन्यूअस रहेगा। ऑनसेट कैसा है, मतलब क्या ये एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट पेन और जो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होता है ना, वो मेनली एसोसिएटेड होता है फ्रैक्चर से, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन, क्या ये थोड़े समय के लिए आया है, क्या ये कुछ मिनट तक आया फिर ठीक हो गया, या ये आवर्स मतलब कुछ घंटों से है या कुछ दिन से है। पेन अगर ये लॉन्गर देन 3 से 4 वीक हो जाए तो उसको हम फिर क्रोनिक कहते हैं, और ये सीरियस अंडरलाइंग प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में क्या है, ये स्टैटिक है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब कि जो पेन है वही है या बढ़ रहा है या घट रहा है। रेडिएशन, क्या ये पेन रेडिएट कर रहा है, रेडिएट करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। क्या कंप्लेन हो रहा है, नमनेस, वहाँ पर मतलब कि चुट्टी काटिएगा कोई फीलिंग नहीं होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि टिंगलिंग कुछ अंदर से चुभ रहा है या वीकनेस हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या। एग्रीगेटिंग फैक्टर, किस चीज़ करने पर
ये और ज़्यादा हो जाता है, जैसे स्विमिंग करने पर, डाइविंग करने पर ये बढ़ गया, ऐसा कुछ एग्रीगेटिंग फैक्टर, एलिविलेटिंग फैक्टर। मेनली जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको ये रेस्ट करने पे उनका पेन सही हो जाता है, या कोई सेकते हैं या दवा लेते हैं तो उनका सही हो जाता है, तो वो एलिविएटिंग फैक्टर भी देखा जाता है। कंडीशन जैसे कि स्पॉन्डियोलाइसिस या ये क्या है, च्यूमन डिजीज, इन्फ्लामेटरी स्पेंडाइलो अर्थोपैथिक, मसल पुल्स, ओवर यूज, ये मेनली इम्प्रूव हो जाता है बेड रेस्ट से। ठीक है, गेट और पोस्चर देखेंगे कि कहीं चलने वलने में पेन तो नहीं हो रहा है, इसमें डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है पेन के साथ। अब आते हैं इसका फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली हम एग्जामिनेशन करते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का। ठीक है, और इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी देखा जाता है। तो सबसे पहले जो मस्कुलो स्केलेटन है उसमें हम क्या देखेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले उसको इंस्पेक्ट करेंगे, फिर पल्पेट करेंगे, फिर उसका मोशन का इवैल्यूएशन देखेंगे, स्टेबिलिटी और गेट को देखेंगे। ठीक है, बेसिक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, तो सेंसरी एग्जामिनेशन करते हैं, मोटर फंक्शन और रिफ्लेक्सेस को देखते हैं। ऑर्थोपेडिक जो है ना वो फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिक नॉलेज, एनाटोमी ये सब से ले लेते हैं, जैसे कि रेंज ऑफ मोशन, अलाइनमेंट, स्टेबिलिटी, ये सब वो फिजिकल एग्जामिनेशन में ही देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर अगर डायग्नोसिस करना है तो वो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी स्क्रीनिंग टूल्स भी यूज करते हैं। तो स्क्रीनिंग टूल्स मेनली एडल्ट के लिए होता है। ठीक है, लेकिन आजकल तो वो चिल्ड्रन के लिए भी यूजफुल हो रहे हैं, पीडियाट्रिक गेट के लिए। तो इसमें हम कौन सा करते हैं, तो पीडियाट्रिक गेट, आर्म, लेग, स्पाइन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, PGALS टेस्ट करते हैं। पी से पीडियाट्रिक गेट, आर्म, लेग, स्पाइन टेस्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यही किया गया है इस पिक्चर में। सबसे पहले क्या करता है, तो गेट देखता है। तो जब बच्चा आ रहा है तो कैसे आ रहा है, वॉक ऑन योर टिप टो और चाइल्ड वॉकिंग। जब चाइल्ड वॉक कर रहा है तो ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे आ रहा है, टिप टो पे तो नहीं आ रहा है या हील पे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बच्चे आएंगे नॉर्मल तो वो क्या आएंगे, पूरे पैर के साथ आएंगे, लेकिन अगर टिप्टो से आ रहे हैं या हील से आ रहे हैं मतलब कहीं पर उनको प्रॉब्लम है। आर्म में हम क्या देखेंगे, तो पहले बोलेंगे कि अपना जो हैंड है वो सामने लाओ। ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे कि अपने हैंड को क्या करो, ये मुट्ठी बनाओ। ठीक है, पिंच करो योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब टुगेदर, जैसे पिक्चर में दिखा रहा है देखिए। ठीक है, थर्ड में हम क्या कहेंगे, टच करने कहेंगे टिप ऑफ द फिंगर विद द थंब। ठीक है, फोर्थ में हम क्या करेंगे, हम ये जो मेटोकार्पो फेलिंजल जॉइंट है ना उसको छूकर देखेंगे कि कोई इसमें एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। उसके बाद क्या कहेंगे, उसको इस तरह से प्रणाम करने कहेंगे, पुट योर हैंड टुगेदर। फिर क्या कहेंगे, अपोजिट बैक टू बैक प्रणाम करने कहेंगे, देखिए पिक्चर में दिख रहा है। उसके बाद क्या कहेंगे ये पर्सन बेबी को कि आप स्काई को टच करने का ट्राई करो, लुक एट द सेलिंग। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि अपने जो ये हैंड है उसको नेक के पीछे ले जाओ, पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये सबसे मेनली एबनॉर्मलिटीज देखी जाती है। लेग में हम क्या देखेंगे कि कहीं नी में फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ये फील करेंगे। उसके बाद नी को क्या करेंगे, बेंड करने कहेंगे, फिर स्ट्रेट करने कहेंगे। और उसमें देखेंगे कि कहीं क्रीपीटस जो आवाज़ आता है ना वो तो नहीं आ रहा है। उसके बाद पैसिव फ्लेक्शन करेंगे 90 डिग्री पे, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप। ठीक है, स्पाइन में हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम कहेंगे ओपन योर माउथ। ठीक है, ओपन योर माउथ, पुट 3 फिंगर, मतलब को मुंह को ओपन करने कहेंगे और उसमें कहेंगे 3 फिंगर जो है अपना डालो। ठीक है, उसके बाद लेटरल फ्लेक्शन करने कहेंगे सर्विकल स्पाइन का, उसको टच करने कहेंगे ईयर से शोल्डर को। उसके बाद ऑब्जर्व करने कहेंगे स्पाइन को फ्रॉम बिहाइंड, मतलब हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जो बच्चा है उसको कहेंगे कि तुम बेंड करो और अपने टोच की ओर बेंड करो, जिससे कि ये जो स्पाइन का कर्वेचर है वो इजीली दिख जाए। तो इस तरह से हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में मेनली क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट में, पहला तो डू यू हैव एनी पेन और स्टिफनेस इन योर जॉइंट, मसल और बैक, क्या आपको पेन या ये करा करा लग रहा है कहीं पे जॉइंट में या मसल में या पीठ में।
दूसरा, क्या आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ड्रेसअप करने में? तीसरा, क्या आपको डिफ़िकल्टी हो रही है स्टेयर से नीचे या ऊपर जाने में? तो ये सब मेनली क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद ये PGALS टेस्ट करेंगे किस में? तो स्कूल एज चिल्ड्रन में। किस लिए? तो मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले इंस्पेक्शन में आते हैं। इंस्पेक्शन में मेनली हमने क्या देखा? तो इनिशियल जो एग्जामिनेशन होता है चाइल्ड का, वो स्टार्ट होता है इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन कहने का क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि पेशेंट अंदर आया तो वो कैसे आ रहा है, क्या वो चलते हुए आ रहा है, हील पे आ रहा है या टो पे आ रहा है, क्या उसको चलते समय पैर में दर्द हो रहा है, क्या दोनों लेग एक दूसरे से अलग हैं या दोनों जुड़े हुए, इस तरह का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो वो चलिए देखते हैं टेबल में। ठीक है, इस यही टेबल है जिसमें हम कैसे क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो लिखा हुआ है। सबसे पहले इंस्पेक्शन में क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल तो नहीं है चलते समय। ठीक है, यंग या जो यंग चिल्ड्रेन होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, उनको एग्जामिन किया जाता है पेरेंट्स के लैब पे कि वो माँ के लैब पे मतलब गोद में कंफर्टेबल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या देखते हैं? तो ये भी देखते हैं कि जो पेशेंट है वो मूव कर रहा है कि नहीं, मतलब जब रूम में आ रहा था उस समय कैसे मूव कर रहा है, एग्जामिनेशन के समय कैसे मूव कर रहा है। उसमें बहुत सारे मैन्यूवर भी हम ट्राई करते हैं। उसके बाद ये भी चेक करते हैं कि जो पेशेंट है एज के अनुसार उसका बैलेंस, पॉस्चर और गेट पैटर्न कैसा है। जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि स्किन का इंस्पेक्शन करते हैं, रैसेज देखते हैं, कैफे और ऑडिलेट स्पॉट देखते हैं, हेयरी पैचेज देखते हैं, डिम्पल्स देखते हैं, सिस्ट देखते हैं, टफ्ट ऑफ हेयर देखते हैं, स्पाइनल मिडलाइन देखते हैं। ये सब इसलिए देखते हैं क्योंकि ये सब अगर इंस्पेक्ट हो जाए तो ये सब बहुत सारे डिजीज़ का ये क्या हो सकता है, सिम्टम हो सकता है। जनरल बॉडी हैबिटस देखते हैं, जैसे कि कोई पैलर तो नहीं है, क्या चेक से मसल वीकनेस तो नहीं है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी तो नहीं है। उसके बाद ये सब देखते हैं। और भी नोट करते हैं कि कोई स्पाइनल एसिमेट्री तो नहीं है, मतलब जो स्पाइनल है कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है, अपेंडिकुलर डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, ट्रंक डिकम्पसेशन तो नहीं है। उसके बाद मसल में स्पाज्म ये सब है कि नहीं, ये सब देखते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्पाइन के एसिमेट्री और मूवमेंट में को देखने के लिए। ठीक है, अब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें मेनली मोटर, सेंसरी और रिफ्लेक्स टेस्टिंग किया जाता है। कोई भी डिस्पेंसली मेनली करते हैं लिम्ब लेंथ के लिए और क्या के लिए, मसल एट्रोपी के लिए। रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, सारे जॉइंट में उसका स्टेबिलिटी देखते हैं। उसके बाद देखते हैं लिम्फेडिनोपैथी, ये सब सारे नोट किया जाता है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन समझ में आ गया कि इंस्पेक्शन में हम क्या क्या करेंगे। पल्पेशन मेनली इन्वॉल्व होता है कि लोकल टेम्परेचर देखते हैं, टेंडरनेस देखते हैं कि कहीं पर स्वेलिन या मास तो नहीं है, कहीं स्पासिटी कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। ये सब मेनली हम इवालुएट करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म आता है ना, उसको हम इतना देर से एक टर्म पढ़ रहे हैं, क्या? कॉन्ट्रैक्चर। अब इसका मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मोबिलिटी ऑफ जॉइंट। ये जॉइंट है ना, कितना मूवेबल है, अपने आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा ना, करा हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर, मतलब जो जॉइंट का मोबिलिटी है वो लॉस कर जाता है। ये कोजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। ये मेनली क्यों होता है? तो पेरी आर्टिकुलर सॉफ्ट बोन फाइब्रोसिस के कारण हो सकता है, या मसल क्रॉस कर गया है जॉइंट को, इसके कारण ये हो सकता है। जो कंजेनाइटल कॉन्ट्रैक्चर है वो मेनली कॉमन होता है किसमें? आर्थ्रोग्राइप्सोसिस, ये कोजेनाइटल है। इसके बाद स्पासिटी मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन टोन। ये इंक्रीज नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन टोन। इसके साथ साथ क्या होगा? हाइपर रिफ्लेक्सिया भी देखने को मिलेगा, जो कॉमन होता है सेरिब्रल पाल्सी में। ठीक है, डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन या जॉइंट कहने का क्या मतलब है? इसमें क्या होता है ना, एबनॉर्मल फिक्स्ड शेप या पोजीशन हो जाता है। जो पोजीशन होता है ना, जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पे नहीं होगा। ये भी कोजेनाइटल है और एक्वायर्ड है। इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज, उसके लोकेशन और उसकी डिग्री ऑफ डिफॉर्मिटीज पे। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एक्सेस करना कि डिफॉर्मिटीज जो है वो फिक्स्ड है या पैसिवली एक्टिव है। ठीक है,
मतलब कि जो ये डिफॉर्मिटीज है वो फिक्स्ड है, पैसिव है, एक्टिवली करेक्ट करेगा, ये सब मेनली असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ये जो डिफॉर्मिटीज है इसके साथ साथ मसल स्पाज्म या लोकल टेंडरनेस या पेन ऑन मोशन तो नहीं हो रहा है, जिसको हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मिटीज। जैसे कि एक होता है वैरुस, इसमें क्या होगा, मिडलाइन एक दूसरे से अलग रहेगा। दूसरा होता है वेलगस, एपेक्स टुवर्ड्स मिडलाइन, एपेक्स जो रहेगा वो मिडलाइन के पास रहेगा। रिक्यूरवेटम, इसमें बैकवर्ड कर्वेचर रहेगा। फ्लैक्सन डिफॉर्मिटीज में सेजाइटल प्लेन में प्रॉब्लम होगा। एक्सियल स्केलेटन में स्पाइन में प्रॉब्लम होगा, जिसको हम स्कोलियोसिस, काइफोसिस, हाइपरलोडरोसिस और काइफोस्क्लेरोसिस देखते हैं। चलिए अभी सबका पिक्चर देख लेते हैं तो इजी होगा समझ। देखिए यहाँ पर क्या है, वेलगम, वेलगम में क्या है, यहाँ पर जो एपेक्स है उसका मिडलाइन क्या है, एक दूसरे के पास है। यहाँ पर क्या है, एपेक्स एक दूसरे से दूर है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। वेलगम में क्या लग रहा है कि वेलगम में यहाँ पर एपेक्स है, ये नीचे है। जो नीचे वाले दोस्त होते हैं ना वो वर्गल बातें करते हैं, इसलिए वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। और जो अच्छे दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, जब रम पीते हैं तब दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन में या तो एक्टिव ज्वाइंट होगा या पैसिव ज्वाइंट होगा। ये जो एक्टिव और पैसिव ज्वाइंट मोशन है ना, वो क्या किया जाता है, या तो एक्सेस किया जाएगा या फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे या कंपेयर करेंगे अपोजिट साइड से। ऑब्जेक्टिव इवालुएशन मेनली किसके द्वारा किया जाता है, तो गोनियोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले उसको समझ लेते हैं। एबडक्शन, एडक्शन, देखिए एड दो चीज़ को जोड़ना, मतलब दो चीज़ क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास आएगा तो उसको हम एडक्शन कहते हैं, टुवर्ड्स द मिडलाइन। एबडक्शन उसका उल्टा, दूर जाएगा मिडलाइन से। फ्लैक्शन, कोई भी जैसे कि आप अपना हाथ है ऐसे सुपाइन पोजीशन में रखे हुए हैं, बताती हूँ कैसे, ठीक है। इधर क्या है, पाल्म है, इसको जब इधर की ओर मोड़िएगा तो उसको क्या कहेंगे, फ्लैक्शन। मूवमेंट ऑफ बेंडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। एक्सटेंशन, तो मूवमेंट ये अवेयर ले जाना, मतलब कि जैसे कि आप अपने हाथ को मोड़े हुए हैं उसको खोलिए तो इसको कहेंगे एक्सटेंशन। सुपाइन पोजीशन, जैसे कि पाल्म क्या हो, ऊपर की ओर हो, अगर आप देख रहे हैं तो आपको पाल्म दिखाई दे रहा है, ठीक है, हथेली, तो उसको हम सुपाइन पोजीशन कहेंगे। उसी को आप पलट दीजिए, आपको फॉरआर्म दिखाई देगा तो उसको हम प्रोनेशन कहेंगे, ठीक है। इन्वर्जन, जब कोई दो चीज़ क्या हो, अंदर की ओर हो, जैसे कि ये लेग है, लेग दोनों अंदर की ओर आ रहा है तो उसको इन्वर्जन कहेंगे। ईवर्जन मतलब कि दो चीज़ क्या हो, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाए। प्लैंटर फ्लेक्शन, पहले आपको प्लैंटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन का मतलब समझना पड़ेगा। जैसे कि आपका पैर है, ठीक है, तो पैर के नीचे वाला जो सोल है उसको प्लैंटर कहेंगे, पैर के ऊपर वाला को क्या कहेंगे, डॉर्सी कहेंगे। तो प्लैंटर फ्लेक्शन ये नीचे की ओर, जब फ्लोर की ओर मुड़ेगा तो उसको हम प्लैंटर फ्लेक्शन कहेंगे। और जब ये ऊपर की ओर मुड़ेगा तो ये डॉर्सन पाथ ऊपर की ओर जा रहा है ना, डॉर्सल पाथ जो है, डॉर्सन पाथ पीछे वाला पाथ वो है ना, जो ये बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है, तो उसको हम डॉर्सी फ्लेक्शन कहेंगे। इंटरनल रोटेशन, एक्सिस की तरफ अंदर की ओर मूवमेंट। एक्सटर्नल रोटेशन अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखते हैं लिम्पिंग क्या होता है। तो लिम्पिंग क्या में देखेंगे, तो ये मेनली गेट एबनॉर्मलिटीज में देखा जाता है। क्या में देखा जाता है, गेट के एबनॉर्मलिटीज में। तो गेट का असेसमेंट करेंगे। चिल्ड्रन जो है ना, मेनली जो वॉक करना होता है वो 8 से 16 मंथ में स्टार्ट कर देते हैं। जो अर्ली एम्बुलेशन होता है, जो स्टार्टिंग में वो जो चलना स्टार्ट करते हैं वो छोटे छोटे कदमों के साथ करते हैं, ठीक है। वो वेलोसिटी भी उनका कम रहता है, मतलब धीरे धीरे चलते हैं, दर दर के चलते हैं, ठीक है। ये गेट साइकिल चलता है। गेट साइकिल में क्या होगा, एक सिंगल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देखा जाएगा, जो मेनली कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, हील स्ट्राइक होगा, उसके बाद क्या होगा, टो ऑफ होगा, फिर स्विंग करेगा, फिर हील स्ट्राइक होगा। इस तरह से एक पूरा सर्कल चलते रहता है। सबसे पहले हील को रखता है, फिर टो को रखता है, फिर अपने आप को स्विंग करता है, फिर वो हील को लगता है। इस तरह से ये इवेंट चलता है। क्या कहा, तो ये गेट साइकिल का 4 इवेंट मेनली होता है एक गेट साइकिल में, ठीक है। कि कौन कौन सा है, हील स्ट्राइक, टो ऑफ, स्विंग, फिर हील स्ट्राइक। इसको हम 2 फेजेज में डिवाइड किए हैं। एक तो स्टांस कि कितना दूर जाएगा और दूसरा स्विंग।
अस्टांस फेज में क्या होगा, इसमें वो सब पीरियड ऑफ फेज है जिसमें कि फूड क्या होता है, कांटेक्ट में आता है ग्राउंड का। और स्विंग फेज क्या होता है, ऐसा गेट का पोर्शन जो मेनली फॉरवर्ड की ओर जाता है बिना कांटेक्ट के। तो इसका पिक्चर तो देखना बनता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका पिक्चर देख लेते हैं। यही गेट साइकिल है। गेट साइकिल को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइड भी कहते हैं। इसमें दो चीज़ होता है, एक तो सस्टांस और दूसरा स्विंग। देखिए सस्टांस में सबसे पहले इनिशियल कांटेक्ट होता है, ये वाला जो ब्लैक वाला है ना, उसको देखिए। सबसे पहले क्या हुआ, हील स्ट्राइक किया जिसको डबल सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, तो उसके बाद इनिशियल कांटेक्ट के बाद लोडिंग रिस्पांस होगा, लोड करेगा, ठीक है। उसके बाद माइल डिस्टेंस करेगा, मतलब कि थोड़ा आगे जाएगा। फिर टर्मिनल स्टांस होगा, फिर उससे थोड़ा आगे जाएगा जिसको हम सिंगल सपोर्ट कहते हैं। देखिए एक पैर हवा में है ना, ठीक है। उसके बाद फिर से डबल सपोर्ट स्टार्ट होगा जिसमें प्री स्विंग करेगा, ठीक है। अब क्या है, अब वो हील पे था सबसे पहले, अब टो पे आ गया। फिर इनिशियल स्विंग करेगा, फिर माइल स्विंग करेगा, फिर टर्मिनल स्विंग करेगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। तो इस तरह से हमने सारे फेजेस देख लिए। अब देखते हैं जो नॉर्मल गेट होता है ना, उसमें सिमेट्रिक और स्मूथ प्रोसेस देखने को मिलता है। कोई भी डेविएशन नहीं होगा। अगर डेविएशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एबनॉर्मलिटीज है जो मेनली आपकी इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ा देगा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन जो होता है वो नेसेसरी होता है डेवलपमेंट ऑफ गेट एंड नॉर्मल प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। जो चाइल्ड का गेट चेंजेज होता है ना, वो आपका दिमाग का कितना बढ़ा हुआ है, न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन उस पर डिपेंड करता है। जो इन्फेंट है वो नॉर्मल वॉक कर रहा है, वो अपने ग्रेटर हिप पे नी को फ्लैक्स कर रहा है, आर्म को फ्लैक्स कर रहा है, बड़ा बड़ा गेट ले रहा है। मेनली ऐसा होता है बच्चों के साथ। तो जो बच्चे स्टार्ट करते हैं ना, वो ओल्डर चाइल्ड के कंपैरिजन में उनका गेट क्या होता है, ये ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, वो ज़्यादा दूरी दूरी पे चलते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो कंटिन्यू होगा तो वो डेवलप करता है सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में। इफ़िशियंसी और स्मूथनेस मेनली गेट का बढ़ता है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में, वो सही से चलने लगते हैं। गेट का जो करेक्टरिस्टिक है वो 7 ईयर ओल्ड का सिमिलर होता है एडल्ट का। मतलब 7 साल का बच्चा जो होता है वो पूरी तरह जो एडल्ट लाइफ में होते हैं उनके अनुसार चलते हैं। मतलब उनमें पूरी तरह कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो कैसे भी चल जाते हैं। लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एबनॉर्मल हुआ जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी में, तो गेट डिस्टर्ब हो जाता है, एबनॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। डेविएशन जो होता है ना नॉर्मल गेट का, वो मेनली ऑर्थोपेडिक में देखा जाता है। जैसे कि ये डेविएशन कैसे होगा, तो डिसऑर्डर होंगे मेनली मसल वीकनेस के कारण, जैसे कि ये स्पाइनल बाइफिदा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। स्पासिटी कब देखने को मिलेगा, सेरेब्रल पाल्सी में। कॉन्ट्रैक्चर कब देखने को मिलेगा, आर्थ्रोग्राफोसिस में। ये सब एबनॉर्मलिटीज़ हैं गेट के, ठीक है। अदर कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो लीम्प, पेन, टॉर्सनल वेरिएशन सबको आगे बताती हूँ। तो वॉकिंग, जॉइंट एबनॉर्मलिटीज, एग लेंथ दिस। सबसे पहले लिम्पिंग। लिम्पिंग का मतलब क्या होता है, किसी कारणवश आपको चलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है। तो ये पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है। ये इतना आगे जाने से पहले हम पूरा हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो चलने में ये प्रॉब्लम हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये क्या पेनलेस है या पेनफुल है। अगर पेनफुल है तो फिर ये कैसा होगा, एंथलर्जिक होगा। एंथलर्जिक मतलब कि जो चलने में डिफ़िकल्टी पेन के कारण हो रही है, तो लिम्पिंग दैट डेवलप इन रिस्पॉन्स टू पेन, ठीक है। ये जो चलने में प्रॉब्लम हो रही है जिसको हम एंथलर्जिक गेट कहते हैं, ये माइनर इंजरी के कारण भी हो सकता है, किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बेनाइन भी हो सकता है और सीरियस भी हो सकता है। अभी जो पेनफुल गेट है इसमें क्या होते हैं, जो भी पेशेंट हैं वो छोटे छोटे स्टैंड फेज लेते हैं। जैसा कि आपको पता है फेज कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। लोडिंग रिस्पॉन्स,
मिड स्टेंस, टर्मिनल स्टेंस और प्री स्विंग स्टेंस। तो ये जो स्टेंस फेज है ये क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। ठीक है, ये होगा क्यों, तो किसी ट्रॉमा, इन्फेक्शन या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के कारण। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये जो कह रहा है कि अब अगर पेनफुल गेट होंगे तो बच्चे छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, जिसके कारण, और जो पैर है ना जिसमें प्रॉब्लम है उसमें कम टाइम देंगे, मतलब एक उसको उठा देंगे। ठीक है, इस तरह से वो करते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये पेनफुल है, क्योंकि इस पैर, एक तो ये पैर गलती से ही रख रहे हैं, उसके बाद पैर रखते ही ये तुरंत उठा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पेनलेस गेट होता है, पेनफुल तो समझ गए, अब ये जो पेनलेस गेट होता है ये क्यों होता है, तो पेनलेस गेट इंडिकेट करता है कि कोई मसल में प्रॉब्लम है, मतलब कि जो प्रॉक्सिमल मसल है उसमें वीकनेस आ गया है या हिप में इनस्टेबिलिटी आ गए हैं। जो स्टांस फेज है इसमें इक्वली इन्वॉल्व होगा, ये नहीं कि तुरंत उठा रहे हैं दर्द के कारण, ऐसा नहीं होगा, इक्वली इन्वॉल्व होगा। और क्या होंगे, जो चाइल्ड हैं वो लीन या शिफ्ट हो जाएंगे सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, ताकि वो बैलेंस को मेंटेन कर सकें। जो बायलेटरल डिसऑर्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाल्डिंग गेट। कौन सा गेट कहते हैं, WADDLING, वाल्डिंग गेट। याद रखिएगा, अगर दोनों पैर में प्रॉब्लम है तो क्या होगा, वाल्डिंग गेट कहते हैं उसको। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम देखते कैसे हैं, अगर एक पैर में वीकनेस है या ये वीकनेस जो ये लिम्पिंग हो रहा है ये एबनॉर्मल हो रहा है, तो अगर ये लिम्पिंग वीक एबनॉर्मल हिप एबडक्टर के कारण होगा तब उसको हम कौन सा कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ट्रेंडेल एन वर्ग लेग कहेंगे। ठीक है, और ये जो ट्रेंडेल एन वर्ग है ये मेनली एबनॉर्मल हिप एबडक्शन के कारण होता है। ये जो है कंजेनाइटल, डेवलपमेंटल या मस्कुलर कॉजेज होते हैं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये मेनली एक पैर में होता है, अगर दोनों पैर में हुआ तो वाल्डिंग गेट, अगर सिंगल पैर में हुआ तो ट्रांसडेल एन वर्ग गेट। यहाँ तक कि समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, इसमें क्या होता है ना कि हम एक साइन देखते हैं जिसके द्वारा पता चलता है कि यह वीकनेस मसल में है या किसी और प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, उसको कहते हैं ट्रेंडेलबर्ग साइन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें क्या होते हैं, दोनों पैर इक्वली एक दूसरे, जैसे कि एक पैर पे खड़ा होकर दूसरा पैर को अगर पीछे की ओर मोड़ेंगे तो आराम से मुड़ जाएगा। लेकिन जो पेशेंट जिनको एबडक्टर का प्रॉब्लम है उनका पैर पीछे की ओर नहीं मुड़ पाता है, मतलब कि वो फ्लैक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये जो ट्रांसडेलेनबर्ग साइन है ये क्विक फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। ठीक है, हाँ, कभी भी ये जो ट्रांसडेलेनबर्ग साइन टेस्ट है इसको ब्रोदी ट्रांसडेलेनबर्ग टेस्ट से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये सिर्फ है जो ट्रांसडेलेनबर्ग टेस्ट था है जो इसमें लिम्पिंग के लिए है, और जो ब्रोदी ट्रांसडेलेनबर्ग टेस्ट है वो मेनली डिटरमाइन करता है वाल्व के कंपिटेंसी को। कहाँ पर, तो सुपीरियर और डीप वेन में, जिस पेशेंट को वेरिकोज वेन होया हुआ है। ठीक है, अगर पॉजिटिव ट्रांसडेलेनबर्ग साइन है इसका मतलब कि वीकनेस कहाँ है, हिप एबडक्टर में है। अब हिप एबडक्टर मसल होता कौन कौन सा है, तो ग्लूटियस मेडियस और ग्लूटियस मीमियस। तो प्रॉब्लम इसमें है। तो क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकता है, कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, रूमेटिक अर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, जो पेशेंट है उनको क्या कहा जाएगा, आप एक जो नॉर्मल लेग है उस पर खड़े हो जाइए और जो सेकंड वाला लेग है उसको पीछे की ओर फ्लैक्स कीजिए। पॉजिटिव कब होगा, जब वो फ्लैक्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। जो ट्रांसडेलेनबर्ग गेट है ना वो किस किस में ऑब्जर्व होता है, एबडक्टर इनसफिशिएंसी के कारण, जब पेल्विक ड्रॉप हो रहा है स्विंग फेज में, ट्रंक साइड फ्लैक्शन हो रहा है टुवर्ड्स स्टांस स्लीप,
हिप एडक्शन हो रहा है ड्यूरिंग स्टांस फेज। ठीक है, ये जो डिसऑर्डर है ना वो मेनली डिपेंड करता है एज पेशेंट पे। चलिए अब इसका देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो यहाँ पे दिया हुआ है टोडलर, चाइल्ड और एडोलसेंस में। ठीक है, तो ट्रांसेनबर्ग में सबसे पहले ये क्या होता है, टोडलर में तो हिप डिसलोकेशन, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, सेरिब्रल पाल्सी, पोलियोमाइलाइटिस देखने को मिलेगा। इसमें क्यों होता है टोडलर में, तो या तो इन्फेक्शन हुआ होगा या सेप्टिक अर्थराइटिस हुए होंगे या हिप या नी, ऑस्टियोमाइलाइटिस, डिस्काइटिस, ऑकल ट्रॉमा, टोडलर फ्रैक्चर या नियोप्लासिया के कारण। चाइल्ड में मेनली ये डिजीज क्यों देखे जाते हैं, तो इसमें कुछ और चीज़ जुड़ जाते हैं जैसे कि इन्फेक्शन, सेप्टिक अर्थराइटिस, हिप नी, ऑस्टियोमाइलाइटिस, डिस्काइसिस, ये तो पहले से ही था। अब इसमें ट्रांसिएंट सिनोवाइटिस, एलसीपीडी, टार्सल कोलिएशन, रूमेटोलॉजिक डिसऑर्डर, जेआरए, ट्रॉमा, नियोप्लासिया, ये सब ऐड हो गया। एडोलसेंस में क्यों होता है, तब एससीएफई के कारण, रूमेटोलॉजिक डिसऑर्डर के कारण, जेआरए के कारण, ट्रॉमा में फ्रैक्चर या ओवर यूज, टार्सल कोलिएशन और नियोप्लासिया के कारण। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर लिए, तो इसके एज के अनुसार इसका जान गए। और इसका जो मैकेनिज्म है ना वो कैसे जानेंगे, तो इसका जानेंगे मेनली इस तरह से। जो अर्थरास्टिक गेट है इसमें क्या होता है, कजेनाइटल होगा तो टार्सल कोलिएशन के कारण, एक्वायर्ड होगा तो इतने सारे कारण हो सकते हैं। नियोप्लासिया बेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों होता है, बेनाइन होगा तो इतना और मैलिग्नेंट होगा तो इतने। इन्फेक्शन में इतने सारे, रूमेटोलॉजिक में ये दोनों डिजीज, ट्रांसेनबर्ग में डेवलपमेंटल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। डेवलपमेंटल में मेनली डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप लेंथ, लेग लेंथ डिस्पेरेंसी, और न्यूरोमस्कुलर में सेरेब्रल पाल्सी और पोलियोमाइलाइटिस, इतने सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझ गए। अब कह रहा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में स्पाइनल कोड, पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर के कारण भी लिम्पिंग या वॉकिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। मेनली जो एथराजिक गेट है वो रिजल्ट होता है ट्रॉमा, इन्फेक्शन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का। और ट्रांसडेलबर्ग जो गेट है वो जनरली क्यों होता है, तो कोजेनाइटल, डेवलपमेंटल और मस्कुलर डिसऑर्डर के कारण। कभी कभी ये जो लिम्पिंग होता है नॉन स्केलेटन कॉज के कारण भी हो सकता है, जैसे कि टेस्टिकुलर टॉर्सन, लिंगुअल हर्निया और अपेंडिसाइटिस। तो लिम्पिंग हम समझ गए। अब बैक पेन, चिल्ड्रन जो है ना उनमें मेनली स्केलेटल पैथोलॉजी के कारण ही ये बैक पेन देखा जाता है। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक पेन इन चिल्ड्रन क्या क्या हो सकता है, तो वो है ट्रॉमा, स्पॉन्डियोलाइसिस, स्पॉन्डियोलिस्थेसिस, इन्फेक्शन। ठीक है, ट्यूमर और जो ट्यूमर लाइक लेसन होता है ना उसके कारण भी बैक पेन चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, जो मेनली क्लिनिकल असेसमेंट में मिस कर जाता है। ठीक है, नॉन आर्थोपेडिक अगर कॉज पूछे बैक पेन का, तो यूटीआई, नेफ्रोलिथियासिस या निमोनिया भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन ट्रॉमा, स्पॉन्डियोलाइसिस, स्पॉन्डियोलाइलिथेसिस और इन्फेक्शन होगा। ट्रॉमा और ट्यूमर लाइक लेसन भी हो सकता है। नॉन आर्थोपेडिक कॉज में यूटीआई, नेफ्रोलिथियासिस और निमोनिया होगा। न्यूरोलॉजिकल इवालुएशन में हम केयरफुल न्यूरोलॉजिक इवालुएशन करते हैं, क्योंकि ये पेडियाट्रिक्स मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन का एक पार्ट है। अगर असेसमेंट करना है तो असेसमेंट में हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन देखते हैं, मसल स्ट्रेंथ देखते हैं, सेंसरी असेसमेंट देखते हैं, मसल टोन देखते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल इवालुएशन में और भी क्या एक्सेस करते हैं, तो स्पाइन को करते हैं एक्सेस और देखते हैं कि कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। बस स्पाइन में कौन सा हो सकता है, टेस्क्रोलाइसिस, काइफोसिस या एबनॉर्मल स्पाइन मोबिलिटी। हिप और फीट में क्या एग्जामिन करते हैं, तो इसमें मेनली हम टॉर्सनल एबनॉर्मलिटीज देखते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज में। ठीक है, क्योंकि उसके कारण ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है पॉपुलेशन में। नर्व सिस्टम अगर मैच्योर करता है तो डेवलपिंग सेरिब्रल कॉर्टेक्स नॉर्मली इनहेबिट करता है रुडिमेंट्री रिफ्लेक्सेस को, जो प्रेजेंट होता है बर्थ में। मतलब बर्थ में क्या होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स होता है
ये मोरो रिफ्लेक्स होता है। ये सब मेनली क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप मैच्योर होता है वैसे वैसे ये रिफ्लेक्सेस को इनहेबिट किया जाता है। ठीक है, ये जो अगर ये रिफ्लेक्सेस परसिस्टेंट हो जाए, मतलब कि आप में क्या है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है। जैसे अंगूठा, बच्चे का अंगूठा लेना, अंगूठा बच्चे मुंह में लेते हैं वो नॉर्मल है, लेकिन यही अगर एडल्ट में देखा जाए इसका क्या मतलब हो जाएगा, उनमें क्या है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज है। मोस्ट कॉमनली जो परफॉर्म होता है डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस टेस्ट, उसमें बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप, गैस्ट्रोकेनिमस और सोलियस टेंडन होता है। अपर मोटर न्यूरॉन का साइन भी नोटेट किए जाते हैं। ठीक है, और जो अर्सवर्थ स्केल है वो मेनली ग्रेड करता है स्पासिटी का। याद रखिएगा, क्या याद रखना है हमें, तो स्पासिटी का कौन देखता है, तो ये अर्सवर्थ स्केल, ये क्या को देखता है, स्पासिटी को। इसमें स्केलिंग 0, 1, 2, 3, 4 पे किया जाता है। 0 में क्या होता है, कोई भी मसल टोन में इंक्रीजमेंट नहीं है। 1 में स्लाइट इंक्रीज हो रहा है मसल टोन में, जिसके कारण मिनिमम रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मॉडरेट टोन हो रहा है, उसके बाद टोन बढ़ते ही जा रहा है। अब पैसिव रेंज ऑफ मोशन में डिफ़िकल्टी हो रहा है, रिगिड हो गया फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने में। ठीक है, अगर अपर एक्सट्रीमिटीज मोटर कंट्रोल का क्लिनिकली स्केल देखें तो इसका ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ग्रेड 1 में क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है और कोई भी वोल्यूशनल मोशन नहीं होता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है और इसमें भी अभी तक कोई भी वोल्यूशनल मोशन नहीं होता है। ग्रेड 3 में मास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखा जाता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ग्रेड 4 में पेशेंट क्या है, मूवमेंट स्टार्ट करेंगे लेकिन मास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नहीं देखने को मिलेगा। ग्रेड 5 में क्या होगा, स्लो वाइलेशन मूवमेंट होगा, स्ट्रेस और रैपिड मूवमेंट मेनली किसके कारण होगा, तो मास एक्शन के कारण होगा। ग्रेड 6 में क्या होता है, वॉल्यूशनल कंट्रोल होता है स्पेसिफिक जॉइंट या मसल पे। तो इस तरह से ये स्केलिंग दिया गया है। ठीक है, तो जो पैसिव रेंज है ना, जैसे कि मैंने अभी क्या बोला कि अस्वार्थ स्केल क्या करता है, ग्रेड स्पासिटी को मेनली मेजर करता है या स्केलिंग करता है। वैसे ही जो अपर एक्सट्रीमिटीज मोटर कंट्रोल है जो ये बता रही थी, इसका क्या काम है, तो ये ग्रेड किया जाता है। ग्रेड यूजफुल होता है दोनों डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया से। अब क्या है इसमें, जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन है वो मेनली कॉन्ट्रैक्चर पे डिपेंड करता है। क्या को डिटरमाइन करता है, कॉन्ट्रैक्चर को। ये लोकलाइज हो सकता है, डिफ्यूज वीकनेस हो सकता है। ठीक है, इसमें और क्या करेंगे, तो असेसमेंट और ग्रेडिंग करेंगे मसल स्ट्रेंथ का। ये जो ग्रेडिंग होता है वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब आते हैं रेडियोलॉजिकल असेसमेंट में। प्लेन जो रेडियोग्राफ है वो फर्स्ट स्टेप होता है इवैल्यूएशन करने के लिए मोस्ट मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर के लिए। एडवांस इमेजिंग में स्पेशल प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर बोन स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्लेन रेडियोग्राफ। प्लेन रेडियोग्राफ के बारे में जानते हैं। ये जो रूटीन रेडियोग्राफ है ना, ये फर्स्ट स्टेप होता है और इसमें हम कैसा कैसा व्यू करते हैं, तो दो व्यू में लेते हैं, एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और दूसरा लेटरल व्यू। और इसमें एरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है, जो ज्वाइंट है उसका 1 अबव और 1 बिलो। कंपेरिजन करते हैं दोनों साइड में। मेनली क्या होता है ना, कभी कभी अनइन्वॉल्व पेशेंट भी, जो अनइन्वॉल्व पार्ट भी क्या हो जाता है, उसको पहचानने में दिक्कत हो जाता है। जैसे कि इमैच्योर स्केलेटन, जो रेडियोग्राफी कर रहा है उसको इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ जो सिनकॉन्ड्रोसिस होता है वो मिस्टेक कर देता है फ्रैक्चर की तरह। इसलिए नॉर्मल और अगर प्लेन रेडियोग्राफ है और अगर आपको क्या अभी भी पेन हो रहा है और सिम्टम आ रहे हैं, तो सिर्फ ये प्लेन रेडियोग्राफ के बेसिस पे आप एकदम नहीं हो कह सकते कि नॉर्मल है तो नॉर्मल है, नहीं, अदर इमेजिंग करने की भी ज़रूरत है। तो सब उसमें अदर इमेजिंग में क्या करेंगे, तो न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग को हम बोन स्कैन डिस्प्ले भी कहते हैं। इसमें बोन स्कैन किया जाता है
और क्या का डिस्प्ले किया जाता है, फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का। इसमें हम प्योर एनाटॉमी नहीं देखते हैं। और इसमें हम क्या पे रिलाई करते हैं, तो इमिशन ऑफ एनर्जी, जो मेनली न्यूक्लियोटाइड के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग में मेनली हम बोन का स्कैन करते हैं, फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं, ना कि एनाटॉमिकल। और इसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर। इंडिकेशन कब कब ये होता है, तो सेप्टिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ट्यूमर, मेटास्टैटिक लेशन, ऑक्कल्ट या स्ट्रेस फ्रैक्चर, और कुछ केसेस ऑफ चाइल्ड एब्यूज में। जो टोटल बॉडी रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन, जिसको हम टेक्टेनियम 99 के द्वारा करते हैं, ये यूजफुल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि बोन में लेसन है या इन्फ्लामेटरी ट्यूमर है या स्ट्रेस फ्रैक्चर है। जो ट्यूमर वेस्कुलरिटी होता है ना, वो रिफ़र किया जाता है फ्लो फेज के अनुसार और ब्लड पूल इमेजेस के अनुसार। गैलियम और इंडियम जो स्कैन है वो मेनली हाई सेंसिटिव होता है लोकल इन्फेक्शन के लिए। थैलियम 201 क्लोराइड है जो मेनली ग्रेटर देन 90% सेंसिटिव होता है और बिटवीन 80 to 90% एक्यूरेसी दिखाता है मैलिग्नेंट बोन और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर के लिए। ठीक है, अगला जो है वो क्या करेंगे, तो अल्ट्रासोनोग्राफी। ये यूजफुल किसके लिए होता है, तो फ्लूइड फील्ड लेसन के लिए, जैसे कि पॉपुलेटरल सिस्ट और हिप जॉइंट इफ्यूजन। मेजर इंडिकेशन अल्ट्रासोनोग्राफी का कब होता है, फीटल स्टडीज में होता है। फीटल स्टडी में अगर हमें एक्सट्रीमिटी, स्पाइन, ये सब के बारे में जानना है तो, या कंजेनाइटल एनोमली जैसे कि स्पाइनडाइलोकोस्टल डिस्टोसिस, फ्रैक्चर जैसे कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जॉइंट इफ्यूजन, ऑक्यूल्ट नियोनेटल स्पाइन डिस्मॉर्फिज्म, फॉरेन बॉडी इन सॉफ्ट टिश्यू और पॉपुलेटरी सिस्ट ऑफ नी। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें हम ये क्या है, इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस है। याद रखिएगा, इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस क्या कहलाता है, MRI। ये एग्जैक्ट एनाटॉमिकल एक्सटेंट देता है और ये बहुत सारे मस्कुलो स्केलेटल लेसन के लिए बेनिफिशियल है। MRI में हम अवॉइड करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन को, इसमें कुछ भी प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है। ये एक्सेलेंट होता है एनाटॉमिकल इमेजेस के लिए, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू, बोन मैरो, स्पाइनल कोड और ब्रेन के लिए। ये यूजफुल होता है मेनली सॉफ्ट टिश्यू लेसन, इन्फेक्शन और इंजरी के लिए। टिश्यू प्लेन जो होता है वो वेल डिलाइनेटेड होता है, अलाउ करता है मोर एक्यूरेट असेसमेंट, ट्यूमर इन्वेशन इनटू द एडजेंट स्ट्रक्चर। कार्टिलेज स्ट्रक्चर भी इसमें विजुलाइज्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द नी को डिस्टिंग्विश किया जाता है फाइब्रोकार्टिलेज ऑफ मेनिस्कस। MRI हेल्पफुल होता है विजुलाइज करने के लिए अनऑसिफाइड जॉइंट का, जो अभी तक बना भी नहीं है, जैसे कि शोल्डर, एल्बो, हिप ऑफ द यंग जॉइंट। अगला जो है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। ये मेनली किसके लिए होता है, तो लार्जली रिप्लेस्ड रूटीन एंजियोग्राफी के लिए होता है। ये प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है जिसमें हम देखते हैं कि वेस्कुलर लेसन है या बोन ट्यूमर है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी एक अच्छा विजुलाइजेशन करता है पेरिफेरल वेस्कुलर ब्रांचेज और ट्यूमर नियोवेस्कुलरिटी के लिए उन पेशेंट में जिसमें प्राइमरी बोन ट्यूमर है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी में हम क्या करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि मल्टीपल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर तो नहीं है। और ये जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है ये कोरोनल, सजिटल, एक्सियल इमेजिंग मेनली पॉसिबल होता है। इसमें ये 3 डायमेंशनल रिकन्स्ट्रक्शन देता है और किस लिए बेनिफिशियल होता है, तो लेसन देखने के लिए एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ये और भी क्या अलाउ करता है, तो विजुलाइजेशन ऑफ डिटेल बोन एनाटोमी, ये बोन एनाटोमी के देखने में हेल्प करता है। बोन देखना है तो CT स्कैन, और तो ये सॉफ्ट टिश्यू देखना है तो मेनली MRI किया जाता है। CT स्कैन क्या होता है, सुपीरियर होता है MRI के से, कब, जब हम बोन का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं या कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ठीक है, लेबोरेटरी ये भी ओकेजनली क्या होता है, नेसेसरी होता है इवैल्यूएशन करने के लिए मस्कुलर स्केलेटन
डिसऑर्डर में इसमें हम कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सी रिएक्टिव प्रोटीन एसे, लाइम टीटर, ब्लड, ऊंद, ज्वाइंट, पेरिस्टोनियम, बोन कल्चर और इन्फेक्शस कंडीशन जैसे कि सेप्टिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27, ये सब नेसेसरी होता है चिल्ड्रन जिसको रूमेटोलॉजिक डिसऑर्डर है। क्रिएटिन काइनेज, अल्डोलेज, एस्पेरेटेट अमाइनो ट्रांसफरेज और डिस्ट्रोफिन टेस्टिंग ये इंडिकेट करता है चिल्ड्रन में जिसको एस्ट्रिएटेड मसल डिजीज है जैसे कि दुकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे फुट एंड टो से रिलेटेड डिजीज, इसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब इसके बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।